हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेटिफिकेशन के बारे में। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं रेटिफिकेशन की, और एक डॉक्टरीन है, डॉक्टरीन ऑफ रिलेटिंग बैक रिवोकेशन ऑफर एंड बिफोर रेटिफिकेशन। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डील करेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ रेटिफिकेशंस क्या है, डॉक्टरीन ऑफ रिलेटिंग बैक क्या है, और रिवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर रेटिफिकेशन। ठीक है, तो आज इसको समझते हैं। जो आपका सेक्शन 196 to 200 है ना, वो बात करता है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या क्या इसेंशियल्स हैं वैलिड रेटिफिकेशन की। इसेंशियल्स क्या है कि जो पर्सन एजेंट है, जो प्रिंसिपल है, मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट टू रेटिफिकेशन। और जो पर्सन है वो रेटिफाइड करने के लिए और क्या क्या बहुत सारे एसेंशियल्स थे उसके। एक तो पहला आपका यही था कि जो आप रेटिफिकेशन दे रहे हो, प्रिंसिपल जो रेटिफिकेशन दे रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट होना चाहिए रेटिफाई करने के लिए। दूसरा क्या है कि प्रिंसिपल को सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स के बारे में पता चलना चाहिए कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो है आपका एजेंट आपके बिहाफ पे किया है और आपको उसने बाद में बताया है। रेटिफिकेशन में यही होता है ना, रेटिफिकेशन में क्या होता है कि बाद में चीजें जाके रेटिफाइड होती है। पहले क्या होता है कि प्रिंस एजेंट जो होता है उसके बिहाफ पे वर्क कर देता है, और वो बाद में रेटिफाइड कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। और एक्सप्रेस भी हो सकता है रेटिफिकेशन, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, और रिजनेबल टाइम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपके लिए कोई वर्क किया और आप 10 साल बाद उसको रेटिफाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली वाली वीडियो कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ रेटिफिकेशन, यू कैन गो एंड वॉच इट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि अगर वैलिड रेटिफिकेशन हो गया है, कंपेटेंट भी था प्रिंसिपल उसको रेटिफाइड करने के लिए, उसके बाद आपको क्या कहते हैं कंपेटेंट भी था, उसके बाद जो रीजनेबल टाइम में रेटिफाइड हुआ है, उसके बाद रीजन क्या कहते हैं मटेरियल फैक्ट उसको पता था। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता है प्रिंसिपल को, तो ही हम मानेंगे कि रेटिफिकेशन हुआ है। तो देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या है रेटिफिकेशन का। ठीक है, when the ratification is validly made, it has the following consequence retrospective operation relating back। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब, ये टर्म हमारा कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। इसको हम अच्छे से समझते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के हम दे के समझाएंगे। मान लीजिए कि कोई लॉ है, उसमें लिखा है कि आपको जो इस क्राइम का जो पनिशमेंट होगा ना, आपको 10 years होगा। ठीक है, और बाद में कोई लॉ होता है उसका कहते हैं कि 12 year होगा। बाद में यही क्राइम, ये जो क्राइम है ये अमेंड करके बोल दिया गया कि इस क्राइम की सजा जो है 12 साल की होगी। तो इसका मतलब, अब इसको इससे रिलेट कीजिए कि कोई पर्सन है, वो क्राइम किया है। ठीक है, कोई पर्सन है जो क्राइम किया है, मान लीजिए ए पर्सन है। ठीक है, उसने जिस टाइम क्राइम किया वो उसकी 10 साल सजा थी, लेकिन उसका क्या हुआ कि उसका भी ट्रायल चल रहा है, उसको कन्विक्शन नहीं हुई, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। बाद में ऐसा लॉ आ गया कि उसकी सजा 12 साल हुई। तो ऐसा नहीं है कि उसको 12 साल की सजा हुई, उसको देखा जाएगा कि ये टाइम कब है, जब वो क्राइम किया था तो उस आदमी की सजा 10 years में थी, 10 years थी, तो उसको 10 साल की ही सजा मिली। इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। ये टर्म कहाँ से आया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है। You can write also what is retrospective operation. If the examiner asks what is ratification, you can return what are the essentials of the ratification, what are the valid essentials of a ratification, ratification क्या है, effects क्या है। तो इफेक्ट्स में आप ये लिखेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है, मान रिलेटिंग बैक इसी को कह रहे हैं, रिलेटिंग बैक। इसका क्या मतलब है ना कि ऐसा नहीं है कि जब प्रिंसिपल ने उस चीज को रेटिफाइड किया तो हम उस दिन से मानेंगे कि ये रेटिफाइड हुआ है। जिस दिन एजेंट ने आपके बिहाफ पे काम किया है उस दिन से हम मानेंगे। होता क्या, आप अगर यही चीज है ना, मैं आपको बार बार क्यों बोलती हूँ कि आप पिछली वीडियो देखो, पिछली वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा कि ये कौन किसी और के लिए वर्क कर रहा है। तब आपको एक वीडियो में हम पूरी चीज हर चीज नहीं रिपीट कर सकते, हम कुछ पर्टिकुलर्स ही बता सकते। तो इस वीडियो में बस बता रही हूँ इफेक्ट्स ऑफ रेटिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब
जब एजेंट किसी बिहाफ पे काम करता है और प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में पहले म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं होता है, यू आर ऑथराइज टू डू सम वर्क ऑन बिहाफ ऑफ मी, अगर उसको म्यूचुअल अग्रीमेंट दोनों में नहीं हुआ है, बट वो काम ऐसा करता है जो कि एजेंट की तरह काम है, और बाद में उसी चीज को प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब रिलेटिंग बैक को ऐसे समझिए, ए पर्सन है और बी ने क्या किया, कुछ गुड्स को खरीदा ए के लिए, किससे खरीदा, सी से खरीदा, ठीक है। बट सी ए ने जब सी के लिए सामान खरीदा, तो उससे पहले वो सी के लिए परमिशन नहीं लिया था सी से, वो खरीद के तब उसको बताया। और ये रेटिफाइड किस किस फॉर्म में हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। जब सी उसको एक्सप्रेसली बोले कि हाँ ठीक है मैं रेटिफाइड कर रहा हूँ कि तुम ठीक है लिए, आई कैन अग्री विद दैट, तो ये क्या हुआ, एक्सप्रेस हो गया। जब ये प्रोडक्ट्स को, मान लीजिए गुड्स को यूज करने लगता है किसी अपने पर्पस को, तो इसका कंडक्ट शो कर रहा है कि ये क्या कहते हैं, इम्प्लाइडली एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको वापस भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बट वो यूज कर रहा है, दैट शोज दैट द कंडक्ट शोज दैट he is ratified on the goods, ठीक है। तो मान लीजिए ये काम किया, तो बी जब रेटिफाइड करेगा ना, तो तब उसको हम नहीं मानेंगे रेटिफिकेशन, तब उस चीज को हम नहीं मांगेंगे कि आपके बीच में एजेंसी क्रिएट हुई, हम उसी दिन मानेंगे जिस दिन ये एक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ बी। जब एजेंट वर्क करेगा, और ऐसा वर्क करेगा जो वर्क करेगा किसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ पे, उसी दिन से हम मानेंगे कि वो जो है एजेंसी क्रिएट हुई, ना कि जिस दिन प्रिंसिपल रेटिफाइड करेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन और रिलेटिंग बैक, इट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। मैंने आपको इससे कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिलेट किया, यू कैन ऑल्सो राइट दिस ऑल्सो, ठीक है। अब समझ में आया कि द लीगल अथॉरिटी, लीगल रिलेट्स बैक दैट वाज एक्ट वाज डन नॉट द डेट ऑफ रेटिफिकेशन, यही कर रहा है जिस दिन एक्ट हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उस दिन हम मानेंगे कि रेटिफाइड हो गया, ना कि जिस दिन वो रेटिफाइड। ऐसे क्या होगा, ऐसे ये भी तो हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी का पर्पस है वो डिफीट हो जाए, या ए का डिफीट हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो गुड इंटेंशन में कर रहा हो, ठीक है। ये होता है रिलेटिंग बैक। अब हम आते हैं कि जो इफेक्ट क्या है, इफेक्ट तो आपको पहला समझ में आ गया, रिलेटिंग बैक रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। दूसरा क्या है, बाइंडिंग नेचर, the principal becomes a legally bound to act of his agent as it were authorized initially। आप अगर उसको पहले बता दे रहे हो कि नहीं रेटिफाइड करो, तो वो बाइंडिंग नेचर है, बाद में आप उसको टुकरा नहीं सकते हो कि नहीं मैंने पहले तुमको नहीं बोला था ये काम करेगा, तुमने मेरे से बिना पूछे किया है। आपने रेटिफाइड भी तो किया बाद में, अब बाद में करने के बाद आप ये नहीं उठा सकते हो कि नहीं मैं तुमको पहले नहीं बोला था, यू कैन नेवर से दिस, ओके। द एजेंट इज प्रोटेक्टर फ्रॉम द लायबिलिटी फॉर द एक्टिंग विदाउट द अथॉरिटी वंस द एक्ट इज रेटिफाइड। जैसा मैंने पहले बोला कि जब ए ने यहाँ पे बी के लिए सामान लाया सी से, तो बाद में उसको रेटिफाइड कर दिया गया, तो उसको ये बाद में जाके नहीं बोला जाए, प्रिंसिपल नहीं बोलेगा कि मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को क्योंकि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे लिए सामान लाया है, तुमने रेटिफाइड भी तो किया है, तो बाद में इस चीज को नहीं बोल सकते। पर्पस इज दैट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, सी, ताकि उससे एजेंट जो है ना, एजेंट जो है, एजेंट प्रोटेक्ट रहे। एजेंट कुछ उसके लिए किया, पैसे खर्च किया, तो बाद में तुमने रेटिफाइड किया और बाद में तुम बोलोगे कि नहीं हम इस चीज को नहीं मान सकते, उससे क्या होगा, उसके राइट का वायोलेशन हो जाएगा, उसके उसके साथ नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ये पर्पस है इसका, बाइंडिंग नेचर है, ठीक है। उसके बाद राइट्स एंड लाइबिलिटी शिफ्ट्स, the right and liabilities under contract now bind the principal, third parties can enforce the contract against principal। मतलब कि राइट और लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नाउ बाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज आ जाएंगी, क्योंकि वो किसके, क्योंकि लाइबिलिटीज क्यों आ जाएगी,
क्योंकि उसने वर्क किया है, जो एजेंट है उसके उसके बिहाफ पे वर्क किया, तो उसके पास लाइबिलिटीज आएगी ना, कुछ ऐसा होगा तो। मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए कि कोई वर्क करता है मेरे बिहाफ पे, तो ऐसा नहीं कि एजेंट पहले पकड़ा जाएगा, पहले प्रिंसिपल भी जाएगा, तो उसके पास लाइबिलिटीज आएगी, वो हकदार हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस होगा तो लाइबिलिटीज अराइज हो जाएंगी, राइट्स भी अराइज हो जाएंगी। तो क्या हुआ, राइट्स और लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। द थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट, जो थर्ड पार्टी है, जे कि सी, ये थर्ड पार्टी इससे समान, तो वो इन्फोर्स भी कर सकता है उसके अगेंस्ट। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं वो अपने अपने लिए झंडा वो नहीं गाड़ रहा, वो प्रिंसिपल के लिए वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल के फायदे के लिए कर रहा है, तो लाइबिलिटी भी तो आएगी आपकी। जैसे प्रिंसिपल का राइट है मॉनेटरी का गेन करना, वैसे उसका लाइबिलिटीज भी ऑकर हो जाएगा। समझ में आया? डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक मैंने समझा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक, द डॉक्ट्रिन implies that ratification relate backs to the time when the agent did not act when the principal not the when the principal ratified it। इसका मतलब यही है, मैंने जैसे बताया कि उस टाइम पे नहीं होगा रेटिफाइड, उस टाइम को हम नहीं मानेंगे जब जब प्रिंसिपल आपका रेटिफाइड किया, उस समय को मानेंगे जब आपके लिए एजेंट वर्क किया है, और उस जब वर्क किया आपके बिहाफ पे, ना कि मतलब आपके बिहाफ पे, ना कि उस चीज को हम मानेंगे जब आपने रेटिफाइड किया। इसका मतलब ये इफेक्ट आपको पता चल गया। द प्रिंसिपल इज लाइबल फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल एक्ट, नॉट द डेट फ्रॉम द रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन के टाइम में नहीं, जब आपके लिए जो एजेंट है आपके लिए वर्क किया है, दैट टाइम इज टू बी काउंटेड। डॉक्ट्रिन सपोर्ट्स कंटिन्यूटी एंड प्रोटेक्ट्स द थर्ड पार्टी रिलायंस। ये थर्ड पार्टी के भी इंटरेस्ट को वर्क कर रहा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल जो है, एजेंट जो है आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो कल को कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल ये ना कहे कि मैं नहीं जानता हूँ उस चीज को, क्योंकि यू वंस यू आर एक्सेप्टेड दैट मीन्स दैट द एजेंसी इज क्रिएटेड बाय द रेटिफिकेशन। आप जब एक बार रेटिफाइड कर दे रहे हो उस चीज को, तो वो एक एजेंसी क्रिएट हो जा रही है, एक मोड है रेटिफिकेशन एजेंसी की, वो वहां पे क्रिएट हो जा रही है। और बाद में आप उसको नहीं कह सकते कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज आई एम रेटिफाइड इन, आई एम रेटिफाइड इन नॉट बिफोर, बल्कि आफ्टर आपने किया, बाद में किया, तो आप ये चीज नहीं कह सकते, देखिए आपने रेटिफाइड कर दिया है, और रेटिफाइड किया है तो आपके बिहाफ पे कोई वर्क कर रहा है, और जब आपके बिहाफ पे कोई वर्क कर रहा था तो आपके पास राइट भी आती है, लाइबिलिटीज भी आती है। तो आपके पे अगर मान लीजिए कोई भी एजेंट ऐसा वर्क करता है जिससे आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। उससे क्या होगा कि थर्ड पार्टी का रिलायंस भी कम हो जाएगा, और थर्ड पार्टी प्रोटेक्टेड भी नहीं रहेगा। इसीलिए ये सेक्शन है। समझ में आ रहा है? अब चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए विदाउट बी अथॉरिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी। ए जो है विदाउट अथॉरिटी जो है, बी से बी जो ए जो है विदाउट अथॉरिटी इंटर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट बी, और ऑन बिहाफ जनवरी 1। ए जो पर यहाँ पे ये ध्यान है कि इसका ये वर्क था, ठीक है। बिना अथॉरिटी का मतलब समझ में आ रहा है, बिना अथॉरिटी के वो काम जो है, बिना अथॉरिटी के काम वो लीगल नहीं होगा, बट वहां पे जरूरत है, बट वो वहां पे ऐसा कर देता है विदाउट बी अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ जनवरी 1, ऑन बिहाफ ऑफ बी के बिहाफ पे करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए जो है बी के बिहाफ पे कोई काम करता है विदाउट बी अथॉरिटी ऑन January 1, बट बी रेटिफाइड द एक्ट ऑन January 10। January 10 को इसने क्या क्या रेटिफाइड कर दिया। द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड हैज हैविंग द मेड ऑन January 1 when the act is act the date a acted। उस दिन को नहीं माना जा रहा है जिस दिन वो वर्क जो है रेटिफाइड हुआ, बल्कि उस दिन माना जा रहा है जिस दिन आपका एक्ट जो है वो हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि जब उसने काम को रेटिफाइड किया, हम उस डेट को नहीं मान रहे हैं, हम उस डेट को मान रहे हैं जिस दिन आपके आपके बिहाफ पे एजेंट ने काम किया। दैट्स कॉल्ड अ रिलेटिंग बैक और रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि अब हम देखिए तीसरा,
तीसरा आपका पॉइंट क्या है, रिवोकेशन और ऑफ ऑफर बिफोर रेटिफिकेशन। रिवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर रेटिफिकेशन लीगल लॉस, ये क्या है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन होने के पहले आप जो है अपने ऑफर को रिवोक कर दो, ठीक है। कैन अ थर्ड पार्टी ऑफरर, ठीक है, revoke their offer before an unauthorized agent is act is ratified? Answer is yes. An offer can be revoked before ratification because until the ratification occurs, there is a no binding contract between the principal and the third party. The unauthorized act has a no legal effect until it is ratified. There is a third party is free to withdraw their offer before ratification. मतलब कि जो थर्ड पार्टी है वो रिवोक कर सकता है बिफोर रिवोकेशन। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने, कि जो पर्सन है एजेंट है वो अनऑथराइज्ड एजेंट है, वो एजेंट नहीं है, और वो क्या कर, वो जो ऑफर है ना वो रिवोक कर सकता है। कौन? थर्ड पार्टी कैन रिवोक दिस ऑफर। वाई? मान लीजिए कि एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो जो एजेंट है ना उसके ऑफर को रिवोक कर दिया जाएगा। किसको कौन करेगा रिवोक? थर्ड पार्टी रिवोक कर देगा बिफोर रेटिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। यही है इसका मतलब, ठीक है। द अनऑथराइज्ड एक्ट हैज नो बी लीगल इफेक्ट अंटिल इट इज रेटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि एक जो टॉम है, टॉम, ठीक है, और जेरी एक दोस्त है, ठीक है। टॉम ने क्या किया, बिना पूछे जेरी की बाइक बेच रहा है, ठीक है, विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ अ बाइक। बट किसको बेच रहा है? एलेक्सा को। एलेक्सा को बाद में पता चलता है कि जो टॉम है विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ अ बाइक उससे बेच रहा है। तो जेरी को विदाउट बिना रेटिफाइड करने से पहले, जो बिना मतलब जेरी ने भी रेटिफाइड नहीं किया है, उससे पहले जो एलेक्सा है वो रिवोक कर सकता है। The unauthorized act has no legal effect until it is ratified. तो अगर मान लीजिए कि वो रेटिफाइड तो करेगा ही, लेकिन टॉम उसको नहीं बेच सकता, क्योंकि बाद में उसको एलेक्सा को पता चल जाता है कि ये जो है अनऑथराइज्ड एजेंट है, ही कैन सेल मी फॉर अ इलीगल और इलीगल वे। तो वो क्या कर सकता है? वो रिवोक कर सकता है। इसीलिए कहा है रिवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर रेटिफिकेशन। बिफोर रेटिफिकेशन आप जो ऑफर, जो एजेंट का जो ऑफर है वो थर्ड पार्टी रिजेक्ट करती है एनी टाइम बिफोर रेटिफिकेशन। यही होता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर रेटिफिकेशन। मतलब एजेंट की जो ऑफर है वो थर्ड पार्टी कैन रिजेक्ट बिफोर रेटिफिकेशन, ठीक है। यही इफेक्ट्स ऑफ रेटिफिकेशन समझ में आया। व्हाट रेट्रोस्पेक्टिव होता है, बाइंडिंग नेचर होता है, ठीक है, राइट और लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक का क्या मतलब है, इलस्ट्रेशन मैंने बताया। फिर रिवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर रेटिफिकेशन। तो ये आपका खत्म हुआ इफेक्ट्स ऑफ रेटिफिकेशन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।